हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सानिया। आज 7th डे है न्यूज़पेपर वीडियोस का जो मैं डाल रही हूँ रेगुलरली। बट पिछले 6 डेज में जो मैंने न्यूज़पेपर वीडियोस डाली उसमें मैंने नोट करा कि सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करना, उनको एनालाइज करना और वहाँ पे रोक देना इज़ नॉट इनफ। काफ़ी ज़रूरी है कि हम जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं उसके बाद उनको एनालिसिस हमने कर लिया, उनके नोट्स हमने बना लिए, बट अगर हम उनके मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वी आर मिसिंग अ बिग पार्ट। और यही मे बी एक कंट्रीब्यूटिंग पार्ट हो जाए हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में और आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। नो मैटर आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सेंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स नेवर अ कंसर्न, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम न्यूज़पेपर को ऑप्टिमली यूज़ कर सकें। टू बी ऑनेस्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट कि इन वीडियोस को बनाओ, इन पे कंटेंट इकट्ठा करो, एंड आई वुड रियली लव कि अगर कोई रिस्पॉन्स आए और आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें, क्योंकि एंड तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है एंड इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग टिल द एंड सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट आई होप कि आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। पहले जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने से पहले मैं इसकी यूटिलिटी पे बात करूँगी कि यही क्वेश्चन क्यों फ्रेम करा। क्योंकि आप देखें कि पिछले एक हफ्ते से जितना मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की है उसमें मैंने नोट करा कि स्पेशल फोकस सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट और जुडिशरी पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हो गया, पॉलिटिसी, ये रिकरेंट थीम्स रही हैं एक हफ्ते में। दूसरी रिकरेंट थीम रही है जो प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट करा है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को। ये दो रिकरेंट थीम्स रही हैं, तो उस पर मुझे जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लगा जिसमें मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ डू आर्टिकल 141 एंड 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इन इंडिया, सब्सटैंशिएट विद रीसेंट एग्जाम्पल। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी है, आपको कुछ नहीं पता है, आप बिल्कुल न्यू हो आंसर राइटिंग के लिए, तो यहाँ पर आर्टिकल 141 और 143 को आप जब देखोगे तो आपको, अगर और आप नेक्स्ट वर्ड देख रहे हो जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस पॉइंट को प्रूव करना है। आपको लगेगा कि मुझे प्रूव करना है कि कैसे जुडिशियल सुप्रीमेसी इंडिया में है, बट यही आपको नहीं करना है। बेसिकली इंडिया में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक बैलेंस बनाया गया है, ठीक है, थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, अगर कोई एक सुप्रीम हो रहा है तो दो बाकी दो उस पर कैसे चेक रख रहे हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान रखना होता है। हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि कैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे जुडिशरी एक चेक रख रहा है, बट इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है इंडिया में। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी आपको कौन से केसेस में लगा कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है, फिर उसके बाद आपको काउंटर आइडियाज भी देने कि कैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने उस चीज़ को टोन डाउन करा। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं, बट मैंने इसको आपको फ्रेमवर्क समझाया। आपका एक इंट्रोडक्शन आएगा, आप बताओगे कि ये आर्टिकल्स और इनके थ्रू जो जजमेंट्स दी गई हैं उन्होंने कैसे जुडिशरी को स्ट्रेंथन करा है इंडिया में। फिर आप बताओगे कि कैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड देन विद वेरी बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रल रहकर आपने इसको कंक्लूड करना है। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू राइट पॉलिटी आंसर कि आप न्यूट्रल रहें, आप एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू निकाल कर आए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, आई होप आपको इसका आंसर लिखने का तरीका समझ आया है, एंड आई होप कि आप इसका आंसर ट्राई करेंगे। ईदर यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई राइटिंग द आंसर, और आफ्टर द वीडियो एंड्स आप पेपर और पेन लें और आप लिखें, क्योंकि लिखना ही सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज the ethical treatment of animals often face a dilemma between scientific progress and moral responsibility, discussed in the context of animal testing in India. अब ये आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि द जो लाइव एनिमल्स पे टेस्टिंग हो रही है वो गलत है, और कैसे हम अपने सिस्टम में रिफॉर्म ला सकते हैं और हम इम्प्रूव कर सकते हैं
और सेफ गार्ड कर सकते हैं एनिमल्स की लाइफ इंडिया में। ठीक है, तो ये आर्टिकल मेंस के लिए, पेपर GS 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये GS 3 में भी पूछा जा सकता है, बट बेसिकली आजकल बहुत ओवरलैप हो गया एग्जाम, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखने की कोशिश करी है, एंड आप भी अपना आंसर लिखें और शेयर करें और बताएं कि कैसे इसको हम लिख सकते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन में हम यही लिख सकते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अर्ज करता है कि हम कंपैशन रखें सब लिविंग बींग्स के लिए, बट साइंटिफिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है एनिमल टेस्टिंग के लिए रिलाई करती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो एक डाइकोटमी एग्जिस्ट करती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है एक तरफ, दूसरी तरफ यूटिलिटेरियन साइंटिफिक प्रोग्रेस है, क्योंकि साइंटिफिक प्रोग्रेस होगी तो सबका फायदा होगा। तो इस डाइकोटमी में हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इंट्रोडक्शन, दिस इज जस्ट वन वे ऑफ राइटिंग इट। आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं, मे बी आप इससे बेटर इंट्रोडक्शन लिख सकें, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड प्लीज शेयर कि आपने क्या इंट्रोडक्शन लिखी। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट फॉर एनिमल टेस्टिंग, क्योंकि 2 and 4 आपको जाना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि 2 and 4 इस क्वेश्चन में मुझे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो प्लीज़ गाइड मी ऑन इट। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर एनिमल टेस्टिंग में मैंने लिखा कि मीडिया एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, कि जब कोविड-19 हुआ था तो बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन इतनी जल्दी हमने जो करा तो उस पर लाइव टेस्टिंग वगैरह हुई थी। दूसरे है कि हमारी जो कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, या बेसिकली जो हमारे स्टेचुटरी गाइडलाइंस हैं, वहाँ पे हमने रेगुलेट करने की कोशिश करी है और हम मॉनिटर करते हैं एनिमल एक्सपेरिमेंट्स को इंडिया में। हम कोशिश करते हैं कि पेन कम से कम हो और ह्यूमन ट्रीटमेंट हो। और तीसरी चीज़ ये है कि ऑल्टरनेटिव्स एजुकेशन में भी, स्पेशली न्यूरो साइंस और टॉक्सिकोलॉजी में भी हमारे पास इतने बेटर ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं, इसलिए अभी भी एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हम लाइव एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आई नो कोई भी तरीके का ये पॉइंट, बेसिकली आपको पॉइंट्स बनाना आना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि आप बताएं कि क्यों ये हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि लाइव टेस्टिंग हो क्यों रही है। ठीक है, देन लाइव टेस्टिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एथिकल और मोरल कंसर्न है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A(G) डेफिनेटली बोल रहा है कि कंपैशन होना चाहिए लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, तो यूटिलिटी पे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ने बताया है कि 90% ड्रग टेस्टेड सक्सेसफुली ऑन एनिमल्स फेल इन ह्यूमन ट्रायल्स, तो ह्यूमन ट्रायल्स पे फेल हो जाते हैं। तो कहाँ की एनिमल टेस्टिंग इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव। ठीक है, देन इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव्स, अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनको लैब में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइमुलेशंस यूज़ कर सकते हैं, एंड तो हम ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं रादर देन प्रमोटिंग की लाइव टेस्टिंग ऑन टेस्टिंग ऑन लाइव एनिमल्स इज़ नॉट अ राइट आइडिया। देन रिसेंट इंसिडेंट में हम बता सकते हैं कि कैसे मीडिया रिपोर्टिंग ने शो करा है, मीडिया रिपोर्ट्स ने शो करा है कि वायलेशन हुआ है लैब्स में बाय यूजिंग आउटडेटेड प्रैक्टिसेस विदाउट एनेस्थीसिया, एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी अच्छी नहीं रही है। एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही है जो आर्टिकल में थी, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई, टाइम एंड स्पेस प्रॉब्लम। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि एजुकेशनल पर्पस के लिए भी आप रिसेंट टेक को यूज़ करो, जैसे कि 2D इमेजेस यूज़ करो, 3D इमेजेस यूज़ करो, होलोग्राम्स यूज़ करो। वाई यू नीड टू use live animals for educational purpose? There is better way to teach students about animals. So I think that's also a point. तो 5 points हो जाएंगे। Any question, आप एक न्यूट्रल परस्पेक्टिव, पॉइंट, उसका एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, देन एग्जाम्पल इज इनफ। दैट इज व्हाट आई लर्नड, एंड यू कैन ऑल्सो लर्न मोर। ठीक है, एंड देन कंक्लूजन में क्या है, इंडिया इज इंक्रीजिंगली प्रमोटिंग 3 Rs। ये आपके जो आप उसके लिए प्लास्टिक के लिए यूज़ करते हैं 3 Rs, वो नहीं है।
यहाँ पे हम रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं कि लाइव एनिमल्स को रिप्लेस करते हैं विद डेड एनिमल्स और बेटर टेक्नोलॉजी वॉट एवर इज अवेलेबल, ठीक है। दूसरा, रिड्यूस कर सकें, जितना हम कर सकते हैं उतना रिड्यूस करें और रिफाइन करें। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ साथ जो साइंटिफिक एज चल रही है, इनोवेशन भी हो रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्ट्राइक एम्पैथी, it is important to strike right balance with empathy. Okay, it is not desirable but it is essential, because if we can do, why shouldn't we do it, right? So this was all about animal testing, and I think you should try to write an answer. You should share it with us, and so that all of us can improve, right? Next we have another important question जो बोल रहा है, critically evaluate India's progress in the renewable energy sector and the challenges it faces in achieving net zero by 2070. इंडिया की जो प्रोग्रेस है इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, उसको आपने इवेल्युएट करना है, जो कि हुई है बाय 2025 तक, ठीक है। उसके बाद आपने बताना कि हमारे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इन फेसिंग नेट ज़ीरो बाय 2070. आई थिंक आई रोट दिस आंसर, अभी लेट मी लुक फॉर इट. या आई रोट एन आंसर, बेसिकली मेरी शीट पे है, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे मैंने अटैच करा नहीं. तो बेसिकली आई स्टार्टेड माई आंसर विद शोइंग कि इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी क्या रही है, कि इंडिया ने 242 गीगावाट अचीव कर लिया है आउट ऑफ इट्स 484 गीगावाट ऑफ टोटल रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। और हम अपने टारगेट से 5 साल अहेड चल रहे हैं, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉमिस करा था. उसके बाद मैंने बताया कि इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे, ठीक है। अब हम कोल पे कम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस हुई. जब हम कोल पे कम डिपेंडेंट है, हमने डिसेंट्रलाइज करा है, हम सोलर पे डिपेंडेंट हैं, हम विंड एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस हुई है. तीसरा, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एक्सेस. अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पावर हाउस है वहाँ से एनर्जी आएगी तो घरों पे बिजलियाँ पहुँचेंगी, ऐसा कुछ नहीं है. अब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्कीम्स लाई जिसके थ्रू घरों की छतों पे हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं, हमने ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल्स लगाए हैं, जिसके थ्रू एनर्जी को डिसेंट्रलाइज करा गया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी रूरल और रिमोट एरियाज में ईजिली और एफिशिएंटली डिलीवर की जा सके. और ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है टू आवर क्लाइमेट गोल्स. इससे हेल्प होगा कि हम अपना जो हार्मफुल गैसेस हैं जो रिलीज़ हो रही है उनको कम कर सकें, हम अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें. और इसके लिए की इनिशिएटिव में आप क्या करोगे, की इनिशिएटिव में आप कुछ स्कीम्स के नाम भी बता सकते हो, जैसे पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम, PLI स्कीम फॉर सोलर PV मॉड्यूल्स. बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप एटलीस्ट 5 तो लिखें विद एन एग्जाम्पल और लाइन एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है. और मेन क्वेश्चन में है द चैलेंजेस इट फेस इन अचीविंग नेट ज़ीरो बाय 2070. तो चैलेंजेस क्या रह सकते हैं कि हम नेट ज़ीरो अचीव कर सकें, तो उन चैलेंजेस को डिस्कस करो. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी स्पेस लेफ्ट एंड यू हैव ब्रीच्ड द लिमिट, तो आप कंक्लूजन में ही आप सोल्यूशन मेंशन कर दो एंड कंक्लूजन वही हो जाएगा. तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इट्स इम्पोर्टेंट फॉर GS3. एंड आप एंड इवन फॉर प्री स्कीम्स वगैरह आ सकती हैं, PM कुसुम वगैरह. सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग एन आंसर फॉर योर मेंस. आप आर्टिकल्स को सिर्फ समझो नहीं, उन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो सो दैट यू कैन इम्प्रूव रैपिडली. अनदर आर्टिकल is despite legal safeguard, manual scavenging continues in India. Examine the reasons and suggest effective policy measures. मैनुअल स्कैवेंजिंग पे एक आर्टिकल था, इसलिए क्वेश्चन मैंने फ्रेम करा. लीगल सेफगार्ड्स आपको पता होंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी 8 मिनट से 15 मिनट की वीडियोस में ये डिस्कस करा है कि क्या हमारे पास स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं. नमस्ते स्कीम रिसेंटली, तो ये तो आपको पता होना चाहिए. एक्टिव रिकॉल का ये पार्ट है, फिलहाल तो एक्टिव रिकॉल हम करेंगे नहीं. और
यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट GS1 की तरफ से भी है एंड GS2 की तरफ से भी है, ठीक है, क्योंकि GS2 में ये पॉलिटी या गवर्नेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, सॉरी गवर्नेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। और बेसिकली आपसे स्कीम्स एंड पॉलिसीज पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि गवर्नेंस में क्या लैप्स रहा है, वहाँ तक ठीक है। पर GS1 में सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में पूछ सकते हैं कि कैसे हमारी करंट सोसाइटी कैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए ज़िम्मेदार है, और क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी इंडिया में कंटिन्यू हो रही है। एंड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आ गया तो आपको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आंसर में पॉइंट्स डालने होंगे। आई थिंक यू कैन राइट दिस आंसर। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन शुरू करो, उसके बाद आप बताओ कि सेफगार्ड होते हुए भी इंडिया में क्यों कंटिन्यू हो रहे हैं, क्योंकि इस लाइन को आपको एड्रेस करना होगा। डिस्पाइट लीगल सेफगार्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग कॉन्टिन्यूस इन इंडिया, इसको आपको एड्रेस करना होगा। उसके बाद कोई आपको एग्जामिन करना है कि रीजंस क्या रहे हैं, ठीक है। आई थिंक अगर आपने पहली लाइन को एड्रेस कर दिया तो आपने रीजंस ही बता दिए, बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ। एंड उसके बाद आप सजेस्ट कर सकते हैं इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स जो हम ले सकते हैं, जो लिए हुए हैं दोनों, क्योंकि एग्जामिन है। जो लिए हुए हैं, जो ले सकते हैं, आप दोनों लिखें और फिर एक कंक्लूजन लिखें थोड़ा अच्छा सा, थोड़ा उसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ या कंटेम्प्रेरी इंडिया के साथ उसको कनेक्ट करें। तो रीजंस यही हैं कि कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल स्टिग्मा अभी भी एग्जिस्ट करता है। लैक ऑफ मशीनाइजेशन, अगर मशीनाइजेशन हो जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट लूप होल्स। फोर्थ इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, डेटा गैप और डिनाइल। डिनाइल तो आई थिंक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम डिनाई करते रहते हैं, जब तक आप डिनाई करोगे तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स इज एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही यू कैन move towards solutions, and then you can apply those solutions, and then you can solve the problem. So it involves stages, but पहली stage acceptance ही है। So I don't like people denying things. So denial is again a problem in India. So these are the reasons जो मुझे लगे, and if you know better reasons, आपके पास और points हैं, you can always share with us in the comments below. Now another article is related to PM धन धन्य कृषि योजना। इस स्कीम के अंडर 11 मिनिस्ट्रीज थी, उनकी अंडर छोटी छोटी स्कीम्स थी, बहुत सारी स्कीम्स थी, उनको सब्ज्यूम करा है और कलेक्टिवली इस स्कीम के अंडर लेकर आए हैं। तो बस पूछ रहे हैं कि कैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के कन्वर्जन से इंडियन एग्रीकल्चर को ज़्यादा रिजिलियंट बनाया जा सकता है। पहली बारी में ये क्वेश्चन देख के बहुत डिफिकल्ट लगेगा, एंड आई नो ये डिफिकल्ट है भी, बट आप इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करो। पहले इसको हिंदी में समझने की कोशिश करो और वॉट एवर लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड इसको ब्रेक करो कि कन्वर्ज क्या हो रहा है, एक साथ क्या आ रहा है। सब्सिडीज आ रही हैं कि कैसे सब्सिडीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर को ज़्यादा रिजिलियंट बना सकती हैं। GS3 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये स्कीम कैसे कर रही है कि टारगेट इनपुट सब्सिडी कर रही है। तो यहाँ पे जो सब्सिडीज हैं उनको हम सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के साथ लिंक कर रहे हैं, और फिर रैशनल यूज ऑफ इनपुट्स को इनकरेज कर रहे हैं ताकि कॉस्ट और इकोलॉजिकल हार्म को रिड्यूस कर सकें। सेकेंड इज प्रोमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। अगर पंजाब एरिया है, वहाँ पे जो इंडिजीनियसली और उस वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बेस्ट क्रॉप है, वहाँ पे अगर हम वही ग्रो करेंगे और वो उनके क्लाइमेट के लिए, उनके रिसोर्सेज के लिए बेस्ट रहेगी कंपेयर टू केरला। केरला में कुछ और ग्रो होगा, पंजाब में कुछ और ग्रो होगा। तो कन्वर्जिंग सपोर्ट फॉर मिलेट्स, पल्सेस एंड इंडिजिनियस वेराइटी टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी। थर्ड इज इंटीग्रेशन विद वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम स्कीम को PMDDKY को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद स्प्रिंकल इरिगेशन, ताकि वाटर का जुडिशियस यूज हो सके, स्पेशली इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। और एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल रिसेंटली आया था जहाँ पे बताया गया कि अगर ग्राउंड वाटर ज़्यादा रैपिडली आप यूज़ कर रहे हैं, एंड मतलब ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है,
तो उसका इम्पैक्ट अर्थक्विक पे भी हो सकता है, अगर स्पेशली वो एरिया फॉल्ट लाइंस के पास में है तो वो ट्रिगर कर सकता है माइनर ट्रिमर्स वगैरह। और दिल्ली रीजन का एग्जांपल दी गई थी, वेस्टर्न घाट की एग्जांपल दी गई थी, वेस्टर्न घाट में हेवी रेनफॉल के कारण कैसे ट्रिमर्स आए उसकी एग्जांपल दी गई थी। तो वो तो आप अर्थक्विक में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीम। देन अनदर पॉइंट फॉर दिस आंसर इज कि कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग सब्सिडी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टुगेदर। ठीक है। देन डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी यूज, सोलर पंप्स की बात हो रही है, फार्म लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, क्रेडिट और इंश्योरेंस को लिंक करा जाए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाए, क्रेडिट रिड्यूस करा जाए फार्मर्स का ताकि वो वल्नरेबिलिटी से बाहर आ सकें, एंड डिजिटल कन्वर्जेंस एंड मॉनिटरिंग इज अनदर वे। यू कैन पॉज एंड रीड दिस पॉइंट टू develop a better understanding for it. And at last, the conclusion is, it's something that I wrote: converging subsidy with sustainability through schemes like PMDDKY is a step towards अन्नदाता becoming ऊर्जादाता and जलदाता. अगर आपके पास बेटर सोल्यूशन है, बेटर कंक्लूजन है, डू शेयर विद अस. एंड आई हैव अनदर क्वेश्चन. दिस इज फॉर एथिक्स. So the question is, trust deficit is a moral crisis more than an institutional one. Examine this statement in the light of growing publical cynicism towards institution. So day by day, everybody, जब justice is delayed not denied is often said, ठीक है, but then people say we have faith in justice, but थोड़ा थोड़ा हिल रहा है फेथ हमारा. तो देर आर इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स जो आते हैं कि जो लोग उन इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, दे आर पीपल हु ग्रू इन दिस सोसाइटी, दे आर पीपल हु acquired knowledge in this society, there are the people who are living with us. So why there is so much difference between the needs of the people and the people who are there to solve them? They don't understand those needs, or they're denying or delaying it. So if you really think deep into the problem, it's no more a institutional crisis. Those bricks are not doing the injustice, the people sitting inside those buildings are doing it. So it's a moral crisis, it is no more an institutional one. So you have to examine the statement, you have to understand कि कैसे ये एक moral crisis है, कैसे ये institutional crisis नहीं है. I think I wrote the answer but I didn't put it here, I'm sorry for it. But I think you should try it on your own and try to write a answer. Even if you find any problem writing this answer, I'll try to share my answer with you in the next video or so whenever you request. This was all from my side related to newspaper, उनके analysis और उसके बाद मेंस की आंसर राइटिंग के related. So I think the best approach is to do newspaper readings or newspaper articles for 3 to 4 days a week, and 2 to 3 days you should give yourself time कि आप उन newspaper articles से मेंस की आंसर राइटिंग करें, उससे अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करें और अपने आप को एक बेटर एस्पिरेंट या एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएं. इट्स नॉट अबाउट एग्जाम, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो no matter how much you improve, it is good for you and you should always keep on improving. Okay, so this was all from my side. I'll see you again with another video related to answer writing. I think we have not yet done enough, and related to past 6 days there can be more answer writing that can be done. And thank you for your time, thank you for your patience, and I'll see you in the next video.